नागरिकता। तो नागरिकता हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता दें। सिटीजनशिप, और जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो जीएस का मामला जीएस का, लेकिन कुछ कई कई जगह हम कुछ पॉलिटिकल साइंस के भी तड़के मार सकते हैं। ये सिटीजनशिप की बात करें तो हम थिंकर का भी पढ़ते हैं, कई जगह थिंकर के नाम लिख सकते हैं, जो जीएस में हम सामान्यतः नहीं करते। लेकिन अगर हम संविधान के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो पहला, नागरिक कौन है, यानी जो जो बात हम देखेंगे कि आखिर में नागरिक का अभिप्राय क्या है। और क्या भारत में बड़ी विचित्र स्थिति है। फिर हम देखेंगे कि एक है नागरिक, एक है सिटीजन, एक है विस्थापित व्यक्ति। तो बड़ी डिबेट इसमें आ जाता है कि नागरिक कौन है। एक है डिस्प्लेस पर्सन, एक तो हो गया सिटीजन, एक हो गया भाई, एक तो होता है विदेशी। भाई नागरिक का मतलब जो विदेशी नहीं है, विदेशी एलियन, एलियन विदेशी। और एक होता है शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब है कि जो कि विदेशों में तो नागरिक विदेशी भी नहीं है, शरणार्थी भी नहीं है, वे अंतर आपको बता देंगे। विस्थापित व्यक्ति, डिस्प्लेस पर्सन। तो डिस्प्लेस पर्सन को कहा गया एम्बीवेलेंट सिटीजन, यानी पता ही नहीं बेचारा नागरिक है या विदेशी है, बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ नागरिकता का डिबेट ये है कि एम्बीवेलेंट सिटीजन, यानी जहाँ पे बड़ा मतभेद है कि दुविधापूर्ण नागरिकता। एम्बीवेलेंट सिटीजनशिप, तो पहला नागरिक है, उसके बाद विस्थापित व्यक्ति या दुविधापूर्ण नागरिक है। उसके बाद अगर हम नागरिक की बात करें तो फिर अच्छा नागरिक कौन है, गुड सिटीजन कौन है। नागरिक होनी चाहिए, अच्छा नागरिक होना चाहिए। और ये विवाद अरस्तु जितना पुराना है, यानी हमारे यहाँ गुड सिटीजन होना चाहिए। एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। अब अच्छा नागरिक का मतलब क्या होता है, लेकिन अच्छा नागरिक बनने से पहले आपको यह बता दें कि नागरिक होने का मतलब है विदेशी नहीं है। विदेशी का मतलब होता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, वो विदेशी नागरिक है। जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है वो भारतीय नागरिक है। और संविधान और विधि के द्वारा कैसे नागरिकता परिभाषित की गई है वो विचार आगे हम आपको बता देंगे। लेकिन जो विदेशी का मतलब है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, और इसमें अवैध घुसपैठी कौन है, जो बिना, जो भारत सरकार की आज्ञा के बिना, भारत सरकार की अनुमति के बिना, बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में घुस आया हो, बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में घुस आया हो, विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में अवैध रूप में घुस आया हो, वो क्या है, अवैध घुसपैठी, इलीगल माइग्रेंट। लेकिन रिफ्यूजी कौन है, शरणार्थी, जो विदेशों में प्रताड़ित हो, जो विदेशों में प्रताड़ित हो वो है शरणार्थी। प्रोसिक्यूशन होना जरूरी है विदेशों में प्रताड़ित। अब प्रताड़ित होने का मतलब है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, राजनीति के आधार पे, राजनीति धर्म या जाति के आधार पे जो प्रताड़ित हो उसे कहते हैं शरणार्थी, रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी अलग है, विदेशी अलग है। विदेशी का मतलब है कि जिसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, विदेशी पासपोर्ट है, वो कौन है, विदेशी। अब इसमें अवैध घुसपैठी कौन है,
इसका मतलब है जो बिना वैध दस्तावेज के, बिना वैध पासपोर्ट के, बिना भारत सरकार की अनुमति से हमारी सीमा में घुस आया, वो कौन है? अवैध घुसपैठी। तो अब सवाल ये है कि अवैध घुसपैठी, विदेशी, शरणार्थी, इसमें कई मामले में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि अच्छा नागरिक कौन है, ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर उसके बाद देखें विस्थापित व्यक्ति कौन है, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब अगर इन इशू से बात करें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का भी सवाल मेंस का सवाल बन सकता है, अगर हम ऐसे मुद्दे पर विश्लेषण करें तो। अन्यथा फिर क्या है? नागरिक का मतलब ही है कि भारत में नागरिकता जो संविधान से तय की गई है, भारत में नागरिकता संविधान से तय की गई है या संसदीय विधि के द्वारा? तो स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ नागरिकता का मूल प्रावधान तो संसद ने बना रखा है, क्योंकि भारतीय संविधान केवल उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो 26 जनवरी 1950 को नागरिक माने जाएंगे। हमारा संविधान मूल रूप में संविधान नागरिकता की बात संक्षेप में करता है। भारत का विभाजन न होता तो नागरिकता का अध्याय शायद संविधान में लगता ही नहीं, और ऐसे ऐसे प्रावधान आने के कारण भी भारतीय संविधान बहुत लंबा हो गया है, नागरिकता का प्रावधान लिखना पड़ा। उसके पीछे मूल घटना थी भारत के सांप्रदायिक विभाजन के कारण हमें नागरिकता का पाठ लिखना पड़ा। तो ऐसी चीजें संसद को आप दे दीजिए। इसलिए हमारे संविधान ने केवल ये कह दिया 26 जनवरी कौन सा व्यक्ति नागरिक होगा, वो संविधान ने बता दिया। बाकी नियमों में परिवर्तन कौन करेगी? संसद। और जब सवाल ये है कि नागरिकता, देखिए पीटी में नागरिकता सवाल तो पूछा गया जब 2019 का संशोधन अधिनियम आया था, अब उसके लागू करने की बात चल रही है। जब 2019 का संशोधन अधिनियम आया था तो नागरिकता सवाल पूछा था, और बड़ा सिंपल सवाल था कि जब हम किसी को नागरिकता देते हैं तो आपको हम याद दिला दें, अब नागरिकता का विचार उतना पुराना है जितना पुराना अरस्तु का विचार है। पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु ने नागरिकता पर बाकायदा विचार किया है कि नागरिक कौन होगा। तो अरस्तु ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, नागरिक का मतलब जिसमें शासक के और शासित दोनों गुण हो, अच्छा नागरिक है। लेकिन आज की नागरिकता अरस्तु की नागरिकता से अलग है, क्योंकि अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई, तो 6 प्रकार की नागरिकता बताई। हमारे यहाँ शासन प्रणाली एक ही प्रकार की है, तो नागरिकता के 6 प्रकार नहीं हो सकते, 6 नागरिक नहीं हो सकते। हाँ, नागरिकता अर्जित करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर नागरिकता का मतलब देखा जाए तो मार्शल ने क्या कहा, अभी मार्शल वगैरह के बाद अगर पॉलिटिकल साइंस में कहीं पे लिखना चाहे तो ये बात आ जाती है। अन्यथा जीएसएम में सबका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। टी एच मार्शल से पूछा गया कि नागरिकता के मायने क्या है, तो टी एच मार्शल ने कहा नागरिकता का मतलब अधिकार है। ये नागरिक शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा संक्रमण बताता है, व्यक्ति का दास से नागरिक बन जाना। तो नागरिक होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अधिकार मिलते हैं, राइट मिलता है। और अधिकार का मतलब इसलिए कहा भी जाता है कि मूलतः जो देश में अधिकार मिलता है वो नागरिकों को ही मिलता है। आप कहेंगे ना ना सर, फंडामेंटल राइट तो विदेशियों को मिलता है। और विदेशियों को फंडामेंटल राइट मिलते हैं जो द्वितीय किस्म के हैं। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के बहुत महत्वपूर्ण भाग क्या है, 19 है, 15 है, 16 है, 29 है, 30 है। फंडामेंटल राइट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है। अब भाई ठीक है, विधि के समक्ष समानता तो रहेगी, जीवन का अधिकार रहेगा, धार्मिक अधिकार किसी व्यक्ति को रहेगा। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति लंदन जा रहा है, तो अचानक वहां की पुलिस पकड़ के उसको पीटने लगेगी? इतनी विधि के समक्ष समानता पूरी दुनिया में रखी जाती है। लेकिन मूल अधिकार तो बोलने का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार 19, नौकरी पाने का 16, राज्य के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में भेदभाव न करना 15, अल्पसंख्यकों के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक के द्वारा भाषा, लिपि, संस्कृत के अधिकार का संरक्षण आर्टिकल 29। मूल अधिकार तो आप याद रखिए नागरिक को ही मिलते हैं। तो टी एच मार्शल ने क्या कहा, अधिकार यानी नागरिकता का संबंध किसके साथ है? अधिकार के साथ। जैसे जैसे नागरिकता का विचार आगे बढ़ा, अधिकार का विचार आगे बढ़ता चला गया, अधिकार का विचार आगे बढ़ा। और ये भी बड़ी संयोग की बात है, नागरिक का मतलब क्या होता है? नागरिक का मतलब क्या होता है कि अब लोकतांत्रिक देश में नागरिक का महत्व ज्यादा हो गया सरकार का। जब नागरिक को अधिकार मिल गए तो नागरिक का महत्व ज्यादा होगा सरकार का, नागरिक का। इसलिए याद रखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा मर्म क्या है,
जहां नागरिक केंद्रित सरकार है वो लोकतंत्र है। अभी अब देखिए सरकार बार बार के सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेंट्रिक सिटीजन या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट। सिटीजन चार्टर, आपने क्या पढ़ा? सिटीजन चार्टर। ये सिटीजन चार्टर है, ये सरकार आपकी सेवा के लिए खड़ी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नागरिक का मतलब है नागरिक की सर्वोच्चता, नागरिक का मतलब है नागरिक के अधिकार, नागरिक का मतलब है। अब सवाल है नागरिक को कैसे, अब देखिए अगर पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़े तो नागरिकता का डिबेट कितना आगे बढ़ जाता है। नागरिक होने का मर्म क्या है? 5 साल में एक बार वोटिंग राइट दिया जाए या 5 साल में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की आजादी। इसलिए हन्ना अरेंट ने कहा एक्टिव सिटीजनशिप। एक होती है सिटीजनशिप, तो हमारे फिलोसफर ने बात करनी शुरू कर दी एक्टिव सिटीजनशिप। एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अब ऐसा नहीं कि आपने 5 साल का निर्वाचन कर दिया तो अगले बार फिर 2024 में निर्वाचन करके बैठ जाइए और 2029 की प्रतीक्षा करिए। ऐसा नहीं है। एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब है रोज, अभी देख कर्नाटक किसानों ने कूच कर दिया है दिल्ली के लिए, कर्नाटक उधर वाले उधर कूच कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा को जब भी मन सटकता है सीधा दिल्ली। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब है आप रोज रोज जाके प्रधान जी से पूछिए, प्रधान जी कब हैंड पाइप लगाओगे? प्रधान जी से कहिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित करें और रोज रोज राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखिए। अरे चिट्ठी तो लिखिए, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखिए। हर जगह आप लिखा है, देखते हैं हर जगह हमारे कहीं पे जाइए सरकारी संस्थाओं में लिखा होता है शिकायत कीजिए। आप ट्रेन से आपने यात्रा की, आपको शिकायत है, हम शिकायत करते ही नहीं, हम इतने संकोची आदमी हैं। हम सोचते हैं ट्रेन में लाद के लेके चला आया इतना बहुत है, अब शिकायत क्या करें। अच्छा भारतीय जनता का स्वभाव अलग है, शिकायत ही करना भगवान से करेंगे। हम आदि में में शिकायत करते नहीं, हम जाके सुबह सुबह भोले बाबा शिकायत करेंगे, प्रभु हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा होने दोगे? इसलिए कहा जाता है कि सिटीजन के मायने बड़ी व्यापक है। सिटीजन का मतलब है अधिकार, संविधान पर अभी आएंगे। सिटीजन की एक फिलोसफी है, इसलिए अगर हमारा संविधान सिटीजन से शुरू हो रहा है, सरकार से नहीं है। संविधान की शुरुआत में भी बड़ा मामला है। हमारे संविधान की शुरुआत किससे हो रही है? नागरिक की, जन गण मन से शुरुआत हो रही है। और मेरे बच्चों अब आपको फिर उत्साहित हो जाना चाहिए, इसलिए भारत की मूल शक्ति किसमें है? और जरा सोच के देखिए, अगर सिटीजन बन गए, कई बार जो चीजें मुफ्त मिल जाती है उसका महत्व आपको समझ में नहीं आता। सिटीजन होने का तब मतलब समझ में आएगा, आप चाइना जाइए, चाइना चाइना जाइए, पासपोर्ट पे स्टैम्प मार दिया जाएगा कि आप केवल बीजिंग जा सकते हैं। और बीजिंग गए, किसी ने बताया अरे गोंजाऊ भी चले जाओ, शंघाई भी चले जाओ, नहीं जा सकते। भारत में झोला उठाए केरल निकल लिए, केरल नहीं ठीक लगा गोवा निकल लिए, गोवा नहीं ठीक लगा हिमाचल निकल लिए, हिमाचल नहीं ठीक लगा जैसलमेर के मरुस्थल में चले गए। ये सिटीजन होने का फायदा है। और आपको हम याद दिला दें, सिटीजन आप हैं, आपको मुखर्जी नगर में पुलिस ने कभी पूछा कितने दिन से रह रहे हो? एक बात, इसलिए जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए मेरे बच्चों। जो परिश्रम देकर मिलता है उसकी कीमत आप हमेशा समझेंगे। और आजकल हमारे नागरिकों को, जो बच्चों पैदाइशी सिटीजनशिप कैसी मिल गई, पैदा हुए उसी में ठप ठप से मोहर लग गया सिटीजन। अब पैदा होते ही मिल गया, मतलब ही नहीं समझा उसका। अरे मेरे बच्चों सिटीजन होने का कितना बड़ा मतलब है, जरा सोच के देखो तो। आप जहाँ चाहो वहां आ सकते हो, जा सकते हो। कोई विदेशी अगर भारत में आ जाए, तो अगर वो मुखर्जी नगर में कोई पोलैंड का आदमी आके, उसके वीजा पे लिखा होगा बस 7वें दिन तक तुम रहोगे, 8वां दिन हुआ कि पुलिस आएगी और सीधे पकड़ेगी, एयर इंडिया के जहाज में बैठा देगी और सीधा उतरोगे पोलैंड, 2-4 घूंसा ऊपर से लगेगा। बिना परमिशन के आप रह नहीं सकते, आपके यहाँ परमिशन पड़ेगी और वीजा लेकर आपको आना जाना होगा। आपको पता है इस देश में जहां मर्जी हो वहां जाइए, जहां मर्जी हो वहां रोजगार कर लीजिए। सिटीजन होने के कितने फायदे हैं। अभी यूक्रेन संकट के समय तमाम यूक्रेन से लोग आ गए थे गोवा, और जब से वार हुआ तब से वो उधर गए ही नहीं, अब यहीं पड़े हुए हैं। अब उनको मन हो जाए कि भाई हम जाके वहां पॉलिटी पढ़ा दें कि देखो यूपीएससी फॉर्म निकला हुआ है, अब तुम रह ही रहे हो तो चलो तैयारी कर लो।
और गोवा में बागा बीच पे कोचिंग शुरू हो गई। भाई देखो, टीचर तो हर जगह पढ़ाने वाले स्कोप ढूंढता है। तो अगर अब ये कोचिंग शुरू हो गई और फिर वो यूक्रेन के बच्चों से हमने कहा अब तुम यूपीएससी परीक्षा का तैयारी करो, हो सकता है, विदेशी हैं वो। अब अगर वो यूक्रेन के लोग हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप फेसबुक पे लिख नहीं सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बोल नहीं सकते। अगर उनको मन हो गया कि धरना रैली करे, नहीं कर सकते। और हमें जब मन हो गया छात्रों के खिलाफ अन्याय बंद होना चाहिए, उसके बाद जैसे क्लास कर गए यूट्यूब पे फेसबुक पे बना के अपना वीडियो जारी कर दिया। नागरिक, अरे मेरे बच्चे इतनी बात नहीं है। ओ माय गॉड, होश वालों को खबर है क्या संविधान भी कोई चीज है भाई। इसलिए मार्क्स ने कहा था कई बार हम अफीम पिए रहते हैं। अरे मेरे बच्चों, नागरिक होने का मतलब कितना है जरा सोच के देखो। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? नागरिकता। सी सेट क्वालिफाई जरूरी होना नहीं है। अरे विदेश से, हमारे यहाँ विदेश से बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति आ सकते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक आ सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। सांसद बनने के लिए क्या जरूरी है? न्यायाधीश बनने के लिए क्या जरूरी है? कितनी बड़ी बात है। हर जगह एक बात लिख दी गई, क्या है? नागरिकता। अब लेकिन चूंकि हमें मुफ्त मिल गया, इसलिए उस चाय की कीमत कभी नहीं होगी जो मुफ्त में पी जाती है। इसलिए आप देखो मुफ्त में आदमी का स्वभाव क्या होता है। बारात में गया और पता चला, कई बारात में जाता हूँ, लड़की वाला बेचारा इतना दिल खोल के खिलाया उसने, फिर पूछा कैसा था, सब तो ठीक था, गोलगप्पे में नमक कम था। खिलाने वाले की जान निकल गई। उससे जाके बजट पूछो, उसके होश फाकते हो गए, इनको नमक का टेस्ट नहीं आया। यही मेरे बच्चे, इसलिए आप याद रखो, अगर पिताजी की बाइक है तो उस बाइक की कीमत कभी नहीं होगी। जब अपने पैसे से खरीदी जाती है तो उसकी कीमत जरूरत से ज्यादा होती है। सोचो हमें संविधान निर्माताओं ने क्या दे दिया? नागरिकता दे दी, और हमें पता नहीं नागरिकता क्या है। थोड़ा लिख लो, यहीं से बात शुरू करिए। अब कैसे थोड़ा इसको पॉलिटिकल साइंस का टच दे देते हैं, इतना ही फर्क है। हम सीधे संविधान से बात नहीं शुरू करेंगे। जीएस में होते कहाँ शुरू करते? सीधे संविधान से, सीधे हम संविधान पे आ जाते हैं। अभी आने दो, तब तो विस्थापित बताएंगे। अभी भले मूल लोगों की बात कर दे, विस्थापन तब तो शुरू होगा। विस्थापित पर आने में थोड़ी समस्या लगेगी। पहले जो मूल है उनकी बात तो कर लिया जाए। लिख लीजिए। हाँ, कोई मतलब विदेशी का मतलब कहाँ लिखे हैं? अवैध। वैध दस्तावेज नहीं है तो क्या है? जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। आगे लिख लीजिए क्या लिखा। राजनीति विज्ञान में लिखना है नागरिकता पे। राजनीति विज्ञान में नागरिकता का विचार। राजनीति विज्ञान में नागरिकता का विचार अरस्तु जितना पुराना है, अरस्तु जितना पुराना है, समकालीन विश्व में अरस्तु जितना पुराना है। अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु जितना पुराना है, और समकालीन विश्व में हन्ना आरेंट के द्वारा अब देखिए कैसी भाषा की समस्या आती है। किसी बच्चे ने पूछा है, सर के कामराज कौन थे? इसका मतलब क्या समझा जाए? कॉमा लगाना चाहिए था। सर की, हमने कहा सर की कामराज कौन थे?
न सर में कामा लगा है, न के में कामा लगा, सर के कामराज। सर के कामराज या खिड़ के कामराज में कौन कहते हैं? अब ये लिखने की समस्या है। तो अब के कामराज कौन थे मैं बता दूंगा, अभी चिंता मत करो। बड़े सारे, क्या कुछ लोगों गणतंत्र लोकतंत्र सब जवाब मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य तो रखो बच्चों। क्या लिखा आपने? भंडारण के द्वारा। किसी ने पूछा संविधान की सीमा क्या है? आगे बढ़ने दो तब तो सीमा की तलाश करेंगे ना, अभी सीमा पर पहुंचे ही नहीं। क्या लिखा आपने? भंडारण के द्वारा नागरिकता के इसी विचार को भंडारण के द्वारा नागरिकता के इसी विचार को सक्रिय नागरिकता के रूप में चित्रित किया गया। सक्रिय नागरिकता अंडरलाइन, एक्टिव सिटीजनशिप के रूप में चित्रित किया गया। भंडारण के द्वारा नागरिकता के इसी विचार को सक्रिय नागरिकता के रूप में चित्रित किया गया, जिसके अनुसार शासन में नागरिकों की प्रतिदिन की सहभागिता होनी चाहिए। शासन में नागरिकों की प्रतिदिन की सहभागिता होनी चाहिए। शासन में नागरिकों की प्रतिदिन की सहभागिता होनी चाहिए। यह केवल मतदान तक सीमित नहीं होना चाहिए। नागरिकों की प्रतिदिन की सहभागिता होनी चाहिए। यह केवल मतदान तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, मार्शल ने, अगला पॉइंट, मार्शल ने नागरिकता को मार्शल ने नागरिकता को अधिकारों के साथ जोड़ते हुए कहा, अधिकारों के साथ जोड़ते हुए कहा कि नागरिकता एक वैधानिक स्थिति है। लीगल स्टेटस, वैधानिक स्थिति अंडरलाइन, जोड़ते हुए कहा कि नागरिकता एक वैधानिक स्थिति है। लीगल स्टेटस अंडरलाइन, नागरिकता एक वैधानिक स्थिति है जिसके द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार अंडरलाइन, नागरिकता की वैधानिक स्थिति जिसके द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार निम्नलिखित होते हैं, जिसके द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार निम्नलिखित होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये अधिकार निम्नलिखित होते हैं। पॉइंट नंबर 1, नागरिक अधिकार, सिविक राइट्स। ये अधिकार निम्नलिखित होते हैं। नागरिक अधिकार या सिविक राइट्स, जैसे जीवन का अधिकार, धार्मिक अधिकार। नागरिक अधिकार का मतलब जैसे जीवन का अधिकार, धार्मिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार, धार्मिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? सिविक राइट, ये नागरिक अधिकार है। तो और हमारे संविधान में ज्यादातर नागरिक अधिकार ही है, नागरिक अधिकार है। आप याद रखिए, नागरिकों के अधिकार अलग है, नागरिक अधिकार अलग है। नागरिक अधिकार का मतलब है कि जो भी नागरिक है हमारे देश में, उनको नागरिक अधिकार का मतलब जो व्यक्ति को व्यक्ति के लिए मिलता है। जीवन का अधिकार, आवागमन का अधिकार, वो पॉलिटिकल राइट नहीं है।
नागरिकों को पॉलिटिकल राइट भी मिल सकता है, लेकिन पॉलिटिकल राइट नागरिक राइट नहीं है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में लिखे हैं वो सब नागरिक अधिकार ही तो है। आवागमन का, धार्मिक, जीवन का अधिकार। दूसरा पॉइंट है मार्शल, विचारक का नाम है। मार्शल न तो बस में तैनात कोई आदमी है, और न सेना का अधिकारी है, और न ही जीप का नाम है। क्या लिखा आपने? सेकंड पॉइंट, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जैसे मत देने का अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार, राजनीतिक अधिकार जैसे मत देने का अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार, मत देने का अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार, यानी राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार। ये पॉलिटिकल राइट है। अच्छा, यहाँ पर कोई एक बेसिक बात आपको बता दें कि जब जब संविधान के तरीके से आप देखेंगे, ये मैं मार्शल के तरीके से देख रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर संविधान के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि मत देने का अधिकार क्या है, तो फिर मत देने का अधिकार है लीगल राइट, वैधानिक अधिकार। मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 से मिला हुआ है। कई लोग इसमें बड़ी कंफ्यूजन वाली कंडीशन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 324 में, अनुच्छेद 324 में राइट टू वोट है। अनुच्छेद 324 में राइट टू वोट नहीं है, उसमें बस केवल ये लिखा गया है कि भारत के सभी वयस्क मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम जाति धर्म के आधार पर निर्वाचक नामावली से हटाया नहीं जाएगा, ये आर्टिकल 324 में लिखा गया है। लेकिन राइट टू वोट एग्जैक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, कि व्यक्ति को, नागरिक को राइट टू वोट होगा। अब देखिए, यही आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्शल की बात मैं कह रहा हूं कि मत देने का अधिकार पॉलिटिकल राइट है, ये मार्शल ने कहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में क्या माना जाता है? राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। अब अगर लीगल राइट का ऑप्शन ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कई बार आप मान सकते हैं, क्योंकि 324 के बेस के आधार पर मिलता है। और ये मामला भी लेटेस्ट में मुंबई हाई कोर्ट में आया था। लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता दें, देखिए लीगल राइट ऐसा होता है जो संसदीय विधि के द्वारा दिया जाता है, और जो संसदीय विधि के द्वारा दिया जाता है वो संसदीय विधि ले भी सकती है। फंडामेंटल राइट संसदीय विधि के द्वारा छीना नहीं जा सकता, बात याद रखिएगा। जीवन का अधिकार कल लॉ बना के लिया नहीं जा सकता कि संसद कहे चलो यार हमने मजाक मजाक में दे दिया था, अब ले ही लेते हैं। जीवन का अधिकार, बोलने का अधिकार संसद विधि बना के वापस नहीं ले सकती, लेकिन वोट देने का अधिकार लिया जा सकता है। कहेंगे कैसे? मतदान देने का अधिकार छीना जा सकता है, कैसे? अभी आप देखेंगे नवाब मलिक मुंबई में अभी भी जेल में बंद है। वो जेल में बंद थे, उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में अपील किया। बम्बई उच्च न्यायालय में, बॉम्बे उच्च न्यायालय में उन्होंने मामला लेके जाकर कहा कि हमें वोटिंग राइट दिया जाए, हमें मत देने का अधिकार हो, हमें जेल से बाहर किया जाए, हमें मत देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मत देने का अधिकार लीगल राइट है, लिहाजा जो संसद की विधि के द्वारा दी गई है वो आपसे छीना भी जा सकता है। और हमारे बड़ा संयोग का विषय है, जेल के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मत नहीं दे सकता। चुनाव लड़ सकता है, जेल के अंदर रहने वाला चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो जेल के अंदर है लेकिन उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा नहीं हुई है। ये बेसिक बात है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार पीटी का सवाल भी था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल से बात को बड़ी इत्मीनान से सुनने की जरूरत पड़ती है, हड़बड़ी में नहीं। इससे हम आपको सारे बेसिक फैक्ट आपको बता देंगे, लेकिन इत्मीनान से पढ़ना सीखिए। केवल फैक्ट के पीछे चलेंगे तो फैक्ट भी नहीं याद होगा, सब इधर उधर गड्ढम गड्ढ हो जाएगा।
इसका मतलब है, बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, नवाब मलिक को राइट टू वोट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप हटा कैसे सकते हैं? मुंबई हाई कोर्ट ने कहा नहीं, राइट टू वोट इज ए लीगल राइट। ये सबसे लेटेस्ट मामला है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। तो हमारे मतदान का अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एग्जैक्टली लिखा गया है, मतदान का अधिकार, राइट टू वोट टर्म का ही प्रयोग किया गया 51 के एक्ट में। तो जो संसद ने दिया है वो छीना भी जा सकता है, तो राइट टू वोट हम छीन सकते हैं। यानी जेल के पीछे, आप एक बात देखिए, जो आदमी जेल के पीछे जाता है, क्या जीवन का अधिकार खत्म हो जाता है क्या? जीवन का अधिकार जेल में रहने पे भी बना रहता है। वोटिंग राइट खत्म हो गया क्योंकि लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, इसलिए वो सीमित किया जा सकता है। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बता दें, अगर वोटिंग राइट सीमित किया जा सकता है लेकिन कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखा गया है कि कोई वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता जिसको 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा मिल गई हो। सजा अगर 1.5 साल की हो चुनाव लड़ सकता है, सजा 1.5 साल की चुनाव लड़ सकता है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, चुनाव लड़ सकता है। शर्त क्या है? 2 साल की सजा न्यायालय ने दे दी हो। अब मान लीजिए जनपद न्यायालय ने दे दिया है और हाई कोर्ट में अपील चल रहा है, तो भी नहीं लड़ सकता। अपील से मतलब नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने डिसीजन तो नहीं दिया है ना, अपील है मामला, हाई कोर्ट विचार कर रहा है, तब तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बात बड़ी क्लियर है। तो मार्शल की बात अलग है, संविधान की बात अलग है। अगली चीज, तीसरा पॉइंट क्या? हाँ, ये 326 में ही बात है, 324 326 में ही लिखा है। राइट टू वोट शब्द का प्रयोग नहीं है, उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को निर्वाचक नामावली सूची में नाम दिया जाएगा। और कई बार आप देखेंगे बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि कई कमीशन ने भी मतदान के अधिकार को संवैधानिक तब माना है जब वहां पे लीगल राइट नहीं है। इसलिए कई जब कमीशन के आंसर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आपको बता रहा हूँ, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन मैंने कोर्ट किया। कई बार जैसे कुछ बच्चों ने दिखाया है कि सर कमीशन ने तो मान लिया है कि राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर लीगल राइट नहीं है तो 326 को आप मान सकते हैं। लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों है तो हमें किसको करना चाहिए? लीगल राइट। लिख लीजिए, ये फंडामेंटल तो नहीं है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, क्या? हाँ बस हो गया, पूरा हो गया। तीसरा, सामाजिक आर्थिक अधिकार। तीसरा है सामाजिक आर्थिक अधिकार, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार। इसका मतलब है जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए मिल रहा है वो सामाजिक आर्थिक अधिकार है। जो निःशुल्क भोजन मिल रहा है सामाजिक आर्थिक अधिकार है। जो निःशुल्क आवास मिल रहा है वो क्या है? सामाजिक आर्थिक अधिकार है। तो नागरिकता से 3 अधिकार मिलते हैं, ऐसा किसने कहा? मार्शल ने। इसी बारे में 3 प्रकार के अधिकार भी कर लिए। कभी पीटी पीटी में तो कई बार बड़ी बेसिक सी बात पूछ लेता है, समानता का मतलब बताइए, आजादी का मतलब बताइए। तो सीधा उसने पूछा नागरिक अधिकार का मतलब क्या है? तो नागरिक अधिकार का मतलब है जीवन का अधिकार। नागरिक अधिकार का मतलब है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आवागमन का अधिकार। नागरिक अधिकार है ये। हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग है संविधान में नागरिकता का प्रावधान। अगला हेडिंग, अब संविधान पर आ जाएं जरा। संविधान में नागरिकता का प्रावधान। अब जरा सोच के देखिए, अगर हम संविधान में, तब हम एक एक मुद्दे पर आएंगे, अभी बाकी मुद्दों को हम बाद में देखेंगे। अब संविधान में नागरिकता का प्रावधान, तो संविधान में जब नागरिकता की बात आएगी, नागरिकता किसको दिया जाए? तो मान लीजिए भारतीय भूभाग पर रहने वाले लोगों को नागरिकता दिया जाए। अब संविधान जब 1950 में बना तो स्वाभाविक रूप में नागरिकता दी किसकी जाए? जो भाई भारतीय भूभाग पे रहेगा उसे भी तो नागरिकता दी जाएगी। अब भारतीय भूभाग पर रहने वाले लोग नागरिकता को दी जाएगी, तो इसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक इसलिए भारत के लोग हैं क्योंकि उनका
रक्त संबंध है, उनके पिता भारतीय हैं। ये नागरिकता किसको दिया जाए? एक नागरिकता होती है ब्लड रिलेशन के आधार पे, भाई हमारे पिता भारतीय हैं, माता भारतीय हैं, इस वजह से हमें भारतीय मान लिया जाए, हमें इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाए। क्योंकि नागरिकता का संबंध एक तो ब्लड से होता है कि निष्ठा से भी होता है। निष्ठा का मतलब है आपकी इस राज्य के प्रति निष्ठा है। इसलिए कहा भी जाता है कि हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता का विचार नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की निष्ठा दो लोगों के प्रति एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप याद रखिए, कोई व्यक्ति है जो दो दो लोगों के साथ निष्ठा बनाने का प्रयास कर रहा है, समझिए किसी का नहीं होगा, फिर वो निष्ठा तो एक ही व्यक्ति के साथ होगी ना। इसे हमारा संविधान ही मानता है। यदि आजकल दोहरी नागरिकता का विचार आ गया है, नेहरू से पूछा गया, उस समय नेहरू ने मना कर दिया था। आज अभी हम इस बात पर विचार करेंगे कि ओसीआई क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है। नागरिकता का विचार अभी आगे बढ़ गया है। लेकिन नेहरू से पूछा गया था क्या दोहरी नागरिकता की बात करेंगे, उनका नहीं, दोहरी निष्ठा नहीं हो सकती। यानी एक व्यक्ति पाकिस्तान के प्रति भी निष्ठा रखे, भारत के प्रति भी निष्ठा रखे, वो संभव नहीं है। तो सबसे जो सिंपल तरीका है नागरिकता देने का, उसको हम ब्लड रिलेशन मानते हैं। लेकिन ब्लड रिलेशन सबसे पुराना तरीका है, सबसे आदिमकालीन भी है। एक और नागरिकता देने का मतलब है जो भूभाग पर अधिवास कर रहा है, डोमिसाइल कर रहा है। नागरिकता देने का और अच्छा तरीका क्या है? जो भी भूभाग पर डोमिसाइल कर रहा है, जिस भी व्यक्ति का भूभाग पर अधिवास है। अधिवास का मतलब है जहां हम स्थायी रूप में रहना चाहते हैं। निवास का मतलब है अस्थायी रूप में रह रहे हैं। अधिवास का मतलब जहां रह रहे हैं। तो अभी दिल्ली में आपका डोमिसाइल है या दिल्ली में आपका रेजिडेंस है? रेजिडेंस है, आपका रेजिडेंस है, डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल तब होगा जब यहाँ स्थायी रूप में आप रहने की इच्छा रखेंगे। और सामान्यतः व्यक्ति का स्थायी पता एक ही होता है। इसे इसलिए जब जब एग्जाम में जब किसी फॉर्म में कि स्थायी एड्रेस दीजिए, तो स्थायी एड्रेस से क्या मांगना चाहता है? डोमिसाइल। यदि आजकल ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कई बार स्थायी एड्रेस दो दो भी हो जाते हैं, एक ओरिजिन डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, एक डोमिसाइल ऑफ सेटलमेंट। लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि आदमी का स्थायी पता एक ही होगा। तो अब बताइए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस आधार पर अधिवास ज्यादा तो नागरिकता दी है। पीटी में पूछा गया सवाल ये है, आप पीडी में देख लीजिएगा सवाल। ये सेंटेंस दिया गया है करेक्ट या इनकरेक्ट करने की। भारत में नागरिकता का मूल आधार अधिवास है, करेक्ट स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा आधार किसको माना गया? अधिवास को। क्यों? अगर हम अधिवास को आधार न मानते, पुर्तगालियों क्या होता, फ्रांसीसियों क्या होता? तब हम पुर्तगालियों के लिए, फ्रांसीसियों के लिए कोई नागरिकता न दे पाते, क्योंकि फिर हम रक्त संबंध की बात करते। इसी आधार पे आप देखेंगे श्रीलंका ने भारतीय तमिलों को नागरिकता नहीं दी, वहां बड़ा बवाल मचा श्रीलंका ने, जबकि भारतीय तमिल तो बाकायदा वहां अधिवास कर रहे थे। वहां अधिवास के बावजूद भी इन लोगों ने नागरिकता नहीं दी। हमारा संविधान इस मामले में बड़ा लिबरल रहा है। हमने दोहरी नागरिकता के विचार नहीं किया, पहला। और हमने कहा अधिवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, दूसरा। और नागरिकता का ज्यादातर मामला कौन देखेगा? संसद, तीसरा। क्योंकि हम आप नागरिक हैं, लेकिन संविधान के अनुसार नहीं। हम आप नागरिक हैं संसदीय अधिनियम 1955 के अनुसार। जो हमारी आपकी नागरिकता है संसदीय अधिनियम 1955 के हिसाब से है, क्योंकि हमारा संविधान किन लोगों की नागरिकता की बात करता है? आगे लिख लीजिए, अगला पॉइंट। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में नागरिकता का अत्यधिक संक्षिप्त प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के अत्यधिक संक्षिप्त प्रावधान का उल्लेख है, क्योंकि क्योंकि संविधान केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करता है संविधान केवल उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक माने जाएंगे। और दूर दूर लिखो मेरे बच्चे, कितनी बार कहा है, तो कैसे लिख रहे हो? कब्जा करना छोड़ो।
जिन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब है कोई 27 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक नहीं होगा। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक की बात कर दी गई, कौन कौन नागरिक होगा। दूसरी बात, अगला पॉइंट, नागरिकता। नागरिकता प्रदान करने में रक्त संबंधों के बजाय अधिवास को प्राथमिक महत्व प्रदान किया गया है। नागरिकता प्रदान करने में रक्त संबंधों के बजाय अधिवास को प्राथमिक महत्व दिया गया है। अधिवास को प्राथमिक महत्व दिया गया है। अब कैसे दिया गया, इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। तो अब संविधान में लिखा क्या गया है, अधिवास को क्यों महत्व दिया गया है। अब जो अनुच्छेद 5 से बात शुरू होती है उसमें क्यों अधिवास को महत्व दिया गया है। पहला, 26 जनवरी 1950 को किसको नागरिक मिलेगा। पहला, जो भारत में अधिवास कर रहा हो, भारत में पैदा हुआ हो, उसके माता पिता की नागरिकता का मतलब नहीं है। यानी पहला कंडीशन क्या रखा गया, पहला कंडीशन, इसको साथ साथ आप लिख सकते हैं, जिसका भारत में अधिवास हो। फिर डोमिसाइल की बात आ गई, जिसका भारत में अधिवास हो लेकिन वह भारत में पैदा भी हुआ हो। भारत में पैदा हुआ हो, जिसका भारत में अधिवास हो, भारत में पैदा हुआ हो। इसका मतलब याद रखिए, यहाँ माता पिता की नागरिकता का कोई मैटर नहीं है। अगर कोई भारत में रह रहा है, भारत में पैदा हुआ है, उसे 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि पैदा हुआ है ये पर्याप्त नहीं है, वो भारत में रहना चाहता है। भारत में पैदा हुआ है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भारत में रहना चाहता है। लेकिन आप याद रखिए, हमारे यहाँ बड़े सारे ऐसे लोग थे जो म्यांमार से आ गए थे। बड़े से भाई, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में पता नहीं कितने सैनिक गए थे इंग्लैंड में सेवा करने के लिए। तमाम अधिकारी थे जो विदेशों में गए थे, व्यापारी थे, कामागाटारू घटना, आपने देखा कैसे सरदार लोग पहले जहाज लेके चले गए थे। तो तमाम लोग आवागमन करते थे। इसलिए कि संभव है कि जो भारत में पैदा ना हुआ हो, अगर भारत में पैदा ना हुआ हो तो कहाँ पैदा होगा, म्यांमार में, थाईलैंड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हो, कई बार बड़े दुर्भाग्य कंडीशन होती है, व्यक्ति आसमान में पैदा हो जाता है। अब जब आसमान में पैदा होता है तो अलग अलग तरीके से उसकी नागरिकता निर्धारित की जाती है, उसके बड़ा लफड़ा होता है। और कई बार आदमी पानी के जहाज में पैदा हो गया, अब इंटरनेशनल वाटर है तो कैसे नागरिकता तय की जाए, तो उनके भी प्रावधान है। तो उनके प्रावधान के लिए किया ये जाता है कि किस देश का जहाज है, पहला किस देश का जहाज है उसका नियम क्या है, और किस देश के जो जल क्षेत्र में जहाज जा रहा है उसका नियम क्या है, दोनों को देख नागरिकता दी जाती है। तो दुनिया में कमाल कमाल के लोग हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी से पूछा जाए कि आप पैदा कहाँ हुए थे, समुद्र में पैदा हुआ, कहाँ बताएगा। और यकीन मानिए, समुद्र में पैदा हुआ तो सीधे भगवान का पुत्र है, वो तो माता लक्ष्मी का पुत्र हो गया। लेकिन दूसरी बात है, जो भारत में अधिवास कर रहा हो, हर कंडीशन में अधिवास आएगा, लेकिन भारत में पैदा न हुआ हो। दूसरा कंडीशन क्या है, अधिवास हर जगह आ रहा है, जो भारत में अधिवास कर रहा हो लेकिन भारत में पैदा ना हुआ हो। परंतु उसके साथ एक शर्त है, उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुए हो।
परंतु उसके माता पिता उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, तो स्वाभाविक रूप में जो भारत में अधिवास तो कर रहा है, रह तो रहा है, लेकिन पैदा कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। वे आजाद हिंद फौज के साथ बड़े सारे लोग चले गए थे जापान। आजाद हिंद फौज के साथ बड़े लोग जापान चले गए। तो नेताजी के तमाम अनुयायी थे जो जापान चले गए। जापान चले गए तो वहीं रह गए और वहीं बेटा पैदा हो गया। लेकिन बाद में जब सुना आजाद देश हो गया है तो अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल पड़े। अब वो तो भारत में ही पैदा हुए थे, लेकिन उसका बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? टोक्यो में। उसका बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? रंगून में। भाई हेलेन जो सलमान खान की माँ थी वो तो बर्मा से ही आई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पहले बर्मा भी हमारा पार्ट ही था। तो हमारे यहाँ एक एक से, और इतना ही मामला नहीं था। हमारे यहाँ कई बार अंग्रेज लोग किसी को लेकर चले गए थे फीजी, किसी को लेकर चले गए ट्रिनिडाद टोबैगो। तो जब भारत आजाद हुआ तो उनका बच्चा वहां पैदा हो गया था, तो उनको याद आई भारत की। और जो लोग पैसा जुटा सकते थे आने का, बहुत सारे लोग तो आने की क्षमता नहीं रख पाए, को पैसा नहीं था। अंग्रेज बहुत गिरमिटिया मजदूर रूप में लेके चले गए थे। तो भारतीय संविधान ने सोचा भाई कोई ट्रिनिडाद टोबैगो से आ जाए, कोई मॉरिशस से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग गए कहाँ थे? से बिहार से गए थे। और बिहार की गिरमिटिया मजदूरों को बैठा लिया गया एग्रीमेंट करके, और ये कहा गया कि चलो मॉरिशस चलते हैं। तो इतने भोले भाले मजदूर थे, उनको लगा मॉरिशस का मतलब कहीं दरभंगा के पास होगा। जब उनको पोर्ट पे लाया गया, उनका अरे कहाँ ले जा रहे हो, ये तो पोर्ट कोलकाता है। अरे उनका मॉरिशस एग्रीमेंट किया है कि नहीं? उनका अरे मॉरिशस है कहाँ? उनके समुद्र में है। तो चलो कोलकाता के आसपास कहीं होगा। और जब पानी का जहाज चलता गया महीने भर, अब ऐसा रोना गाना पीटना शुरू किया उन्होंने, मतलब उस जहाज को नियंत्रित करना कठिन हो गया। मतलब समझिए वो पीड़ा का एहसास शायद कोई कर नहीं सकता, क्योंकि परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया नौकरी के लिए। अब उस पीड़ा का एहसास इतनी, मतलब उस किताबों में जिसका रूह काम जाती है। अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज सरकार ऊपर से कूदते थे। एग्रीमेंट पे क्या साइन किया था? मॉरिशस पढ़ा नहीं था। अब गरीब आदमी क्या मॉरिशस पढ़े? मॉरिशस का मतलब उसके लिए क्या था? अब इसलिए वो रोते गाते जब वहां पहुंचा, आज वही भारतीय समुदाय है जो वहां का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो दोस्तों पहली पीढ़ी को कई बार बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है अगली पीढ़ी के लिए, तो नींव बन जाती है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि किसी को पता चल गया मॉरिशस वाले अपने भाई को कि अब हमारा देश आजाद हो गया, तो अपना बोरिया बिस्तर लेके कभी चलो अपने देश चलते हैं। तो वो आदमी तो बाहर पैदा हुआ था ना, तो मैं क्या कह देता, क्योंकि वो अधिवास 26 जनवरी 1950 को भारत में कर रहा था। पैदा हुआ हो न पैदा हुआ ये मैटर नहीं करता, इनको भी दे दिया। तीसरा, तीसरे फंसे पुर्तगाली। पुर्तगाली न तो खुद पैदा हुए थे न उनके माता पिता पैदा हुए थे। भाई पुर्तगाली थे, पुट्टुचेरी वाले थे, ये तो भाई विदेशों से आए। तो जब विदेशों से खुद ही आए तो माता पिता कहाँ से लाते? पहली बात तो न तो खुद पैदा हुए थे न माता पिता पैदा हुए थे। तो अब ये वो भारतीय सरकार का इनका क्या किया जाए? भारत ने कहा सबका साथ, इनको भी नागरिकता दो। मतलब हमने दिल खोल के नागरिकता दी। यकीन मानिए, मतलब इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति वही होगा जो बाई बर्थ अमेरिकन सिटीजन होगा। सोचिए अमेरिका का संविधान इतना पुराना है, इतना उदारवादी है, फिर भी बात लिखी गई है। हमारे यहाँ ही कहा गया है सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति हो सकती है। और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने में कई समस्याएं आई थी। तो ऐसा मौका था जो लगभग वो प्रधानमंत्री बन ही जाती, लेकिन 2004 में बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर थे और वो बनना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था कि राहुल गांधी बने। जरा सोच के देखिए, हमारे संविधान में था अमेरिकन से भी उदारवादी है। अमेरिका ने यह सोचा था कि किसी विदेशी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाए। किसके पीछे कल्पना है कि विदेशी व्यक्ति आपके देश को नहीं जानता, कल्चर को, भाषा को। कई बार विदेश इसलिए कहा भी जाता है कि अमेरिकन ने कह दिया, नहीं नहीं, बर्थ उसका, जैसे ओबामा के बारे में कहा जाता था, उनका बर्थ अमेरिका में, बहुत समय तक वो 20 साल तक बाहर रहे थे, फिर भी वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल थे, क्योंकि उनका बर्थ अमेरिका में था। बर्थ होने से देखिए जहाँ बचपन बीतता है उन सब चीजों को आप याद रखते हैं।
अब बाहर जाने में चीजें अलग अलग होती हैं। इसलिए आप ये देखिए, जो जवान बच्चे अमेरिका में जाते हैं वो मिक्सअप नहीं हो पाते उनके साथ, उनका कल्चर अलग है। हम तो नमस्कार करते हैं किसी को देख के, वो इधर उधर करते हैं तो थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगता है। हमारे यहाँ तो बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे इतनी शालीनता से व्यवहार करते हैं, वहां तो स्कूल के बच्चे टीचर को सटके बंदूक निकाले, ठाए ठाए करके निकल गए वो। कल्चर तो वहां का अलग किस्म का है। तीसरा, इसका मतलब अब हमने कहा भाई पुर्तगाली पुट्टिचेरी जितने भी लोग आए हुए हैं सबको हम नागरिकता देंगे। अगर एक बार भारत की जमीन पर आ गया तब उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर वो चाहता है तो। इसका मतलब तीसरी श्रेणी में कौन था? फिर अधिवास आया भारत में। जो भारत में अधिवास कर रहा हो, जो भारत में अधिवास कर रहा हो और भारत में पैदा ना हुआ हो, जो भारत में अधिवास कर रहा हो, भारत में पैदा न हुआ हो, न तो वह व्यक्ति पैदा हुआ हो, और न ही उसके माता पिता में कोई एक पैदा हुआ हो। न तो वह व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, न तो उसके माता पिता में कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, इसको भी नागरिकता दे देंगे। तो तीनों में कॉमन फैक्टर आपने क्या देखा? डोमिसाइल। और यही स्टेटमेंट था। तो आप सोचिए, यूपीएससी का प्रश्न ये नहीं पूछ रहा आर्टिकल बताइए, कितनी बेसिक बात हम देख के समझते हैं। वो इतने स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, वो सीधा एक स्टेटमेंट पूछ रहा है, भारत के संविधान में नागरिकता का मूल आधार अधिवास है। करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट? करेक्ट है। तो समझ आधारित प्रश्न है या रटने वाला प्रश्न है? समझ आधारित। अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इससे सच मानिए, पीटी और मेंस की पढ़ाई में तो फर्क होता ही नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मेंस, तो जितनी जरूरी काम है सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और केवल इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करने के पीछे लगे हुए हैं, तो इतने इन्फॉर्मेशन आपके इकट्ठा हो जाएंगे जो काम के है ही नहीं है। और इन्फॉर्मेशन में फिर आप कंफ्यूजन होगा, डूबने लगेंगे। एक और समस्या थी, एक और समस्या थी, पाकिस्तान जाने वालों की समस्या तो लगती, मतलब भारत में क्या कमाल कमाल के लोग थे। जब भारत का विभाजन हुआ, और कुछ कुछ शुरू से फुक्कड़ थे। तो आप याद रखिए, जिन विस्थापित होने में समस्या उनको थी जिनके पास गाय थी, भैंस थी, जमीन थी, जायदाद थी, घर था। कई ऐसे फुक्कड़ थे, जब ये हुआ कि भारत का विभाजन होगा, अब उनको ऑप्शन था कि यहाँ भी रहना, वहां रहना है, तो गए घूम टहल के वहां लाहौर चले गए, उधर से बैंक से लोन लेके भागा इधर। भारत में जुगाड़ी व्यक्ति शुरू से रहे हैं। अब पता चला कि पाकिस्तान की पुलिस उनको ढूंढते हुए इधर आ रही है कि भाई ये आदमी लोन लेके भागा है, बताओ इसको कहाँ गया ये। अब पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे बताया इसको कहाँ गया। तो ऐसे भी कई लोग थे जो उधर माहौल लेने गए, उधर देखा हालचाल ठीक नहीं था, और हाल चलना ठीक हो, दो चार गाय भैंस जो भी मिला उधर से खींच के चले और लाके इधर बस गए। लेकिन पाकिस्तान पर आने से पहले का आपको और भी याद दिला दें, ऐसे भी नागरिक में एक मामला और था, क्योंकि आप जानते हैं आईसीएस सर्विसेज में तो भाई विदेशी सेवा में तो पहले से भारतीय शामिल हो रहे थे। एक ही एक्सेप्शन संविधान में अधिवास का आ रहा है। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसको नागरिकता दे दी गई बजाय उसके अधिवास के, वो व्यक्ति जो विदेशों में पैदा हुआ हो। इसका मतलब है कि अभी तक आप देखे, और जो मतलब विदेशों में भारत में अधिवास न कर रहा हो, अभी तक हमने इन तीनों श्रेणियों में एक कॉमन फैक्टर क्या देखा? अधिवास, अधिवास, अधिवास। चौथा का एक्सेप्शन है, जो भारत में अधिवास नहीं कर रहा था। कौन भारत में अधिवास नहीं करेगा? मान लीजिए उस समय कोई आईसीएस ऑफिसर हो गया, भाई पहले से लोग आईसीएस ऑफिसर लोग पहले से बनते थे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में राजदूत था भारत का, ब्रिटेन में राजदूत था, यूएन में राजदूत था, क्योंकि हमारी तो संयुक्त राष्ट्र संघ मेंबरशिप 1945 से हो गई है। जब हम आजाद नहीं थे तभी से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ मेंबरशिप ले ली थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामला शुरू से ही बनता था, आजाद हम बाद में हुए। तो जो मान लो हमारा राजदूत वहां तैनात था, अब उसके बच्चे हुए, वो भारत में अधिवास नहीं कर रहे थे, वो अधिवास तो यूके में कर रहे थे, लंदन में कर रहे थे, अमेरिका में कर रहे थे। उनको नागरिकता कैसे दी जाए?
कहा गया उनको भी नागरिकता दी जाएगी, अगर वो अधिवास बाहर कर रहे हैं तब भी, क्योंकि उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था। एक अपवाद है अधिवास का। अगला, और ये खास तौर डिप्लोमेट के लिए किया गया था, ये डिप्लोमेट के बच्चों के लिए किया गया था कि ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में अधिवास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में अधिवास नहीं कर रहा है बल्कि विदेशों में अधिवास कर रहा है, जो विदेशों में अधिवास कर रहा है परंतु उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। कोई एक भारतीय नागरिक है, उसके माता पिता में कोई भारतीय नागरिक है, तो विदेशों में रहने वाले राजदूतों को भी हमने ऐसे नागरिकता दे दी। अब दूसरी श्रेणी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। अब दूसरी श्रेणी अनुच्छेद, यही बात सारी अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेके 10 तक कही गई है। उसके बाद 11 में संसद को अधिकार दे दिया गया है कि संसद बाकायदा अपने लिए विधि का निर्माण करेगी, और ये भी क्लियर कट है कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का विचार नहीं होगा, क्योंकि दोहरी निष्ठा नहीं हो सकती। तो पहला आधार दे दिया कि इसको नागरिकता 1956 में दिया जाएगा, तो पुर्तगालियों को भी, डिप्लोमेट को भी, जो भारत में पैदा हुए थे उनको भी। लेकिन अब पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए क्या रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे कहा गया उनके माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, अन्यथा बाकी लोग तो विदेशों में पता नहीं कितने लोग अधिवास कर रहे हैं, तो वो अधिवास की बात नहीं बनेगी, कोई ना कोई भारतीय तो होना चाहिए। और दोनों से यही रखा गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय है, उसने विवाह विदेशी से कर लिया, तो भी उसके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए क्या कहा गया, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए जो प्रावधान किया गया, उसमें पहला था जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर आ गए, और पहला जो पाकिस्तान से आए। पहली कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसका मतलब है वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत वापस आ गए, वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत वापस आ गए, और पुनः भारत वापस आ गए। डेट की बात क्या है, 19 जुलाई 1948, यानी कब तक वापस आ गए, 19 जुलाई 1948, या उसका एक और भी एक्सेप्शन था, लेकिन जरा दूसरी कंडीशन देख लें कि वे व्यक्ति जो 1 मार्च के बाद भारत से पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान गए मतलब सोचिए एक बार पाकिस्तान गए, वहां मन लगा नहीं, तो कुछ सामान उधर लेके आते, कुछ लेके चले आए। और आप वैसे अब देखिए जो पाकिस्तान से भारत आए, उसमें तो इतनी बड़ी विडंबना हुई कि अब सवाल है कि इनमें एक शर्त और रखी गई थी, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो सारे पाकिस्तान के लोग इधर आ जाते, ऐसा नहीं था। इसमें बात रखी गई थी कि इसके साथ शर्त थी कि उनके माता पिता दादा दादी में से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार भारत का नागरिक रहा हो।
लेकिन ये प्रमाणित हम कैसे करते, दस्तावेज देते कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमारे पूर्वज भारत के नागरिक थे, ये प्रमाण देने में आप याद रखिए भारत के विभाजन की त्रासदी। आप जरा सोच के देखिए, उस समय जो ये पूरा दिल्ली का एरिया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत पाकिस्तान से तरफ आए थे। तो मॉडल टाउन, किंग्स वे कैंप, विजयनगर, हडसन लेन, पूरा इनसे भरा हुआ क्षेत्र है ये। और उस समय तो आप देखेंगे जान बचा के लोग इधर से चले आए थे, बड़े सारे लोग तो ऐसे थे। अब सवाल यह है कि जो उसमें महिलाएं को छूट गई, उसमें बूढ़े नहीं, महिलाएं, लड़कियां, अब जो माता पिता के साथ छूट गया वो अपनी नागरिकता कहाँ प्रमाणित कर पाता? उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। ये ऐसी विडंबनापूर्ण कंडीशन थी, कोई विदेशी व्यक्ति कहीं यात्रा करे और भारत में आकर उसका पासपोर्ट वीजा खो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उसके जरिए आफत आएगी। तो आप समझो उसमें बड़ी विडंबना, कैंप बनाया गया, उसमें बड़ी महिलाओं को किडनैप किया गया, बड़ी हत्या हुई, बलात्कार घटनाएं हुई। तो बड़ी त्रासद घटना थी इतिहास की। इसे कहा भी जाता है ऐसी घटनाएं हमेशा बड़ी ही त्रासद, आम लोगों के लिए हमेशा त्रासद होती हैं। तो देश की जब सीमाएं बढ़ती हैं तो पता नहीं दिल बढ़ते कि नहीं बढ़ते, लेकिन सीमा तो बढ़ती ही है। तो और उसके बाद क्या रखा गया कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, जो भारत से गए नहीं है, वो केवल पाकिस्तान से भारत आ गए। उसमें भी देखो आडवाणी जी भी अभी उनको भारत रत्न मिला था, तो भी लाहौर से ही आए थे, पाकिस्तान से भारत आ गए। और दिल्ली में तो बड़े सारे मुल्तान प्रांत के रहने वाले लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, तो लोग उनको मुल्तानी भी कहते हैं। तो पाकिस्तान से भारत आ गए, लेकिन इसलिए डेट क्या होनी चाहिए? जुलाई 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1940, 48 या 47, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 इसलिए डेट रखी गई। और सवाल यह है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। कि 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, 26 जनवरी 1950 के पहले तक आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान नागरिकता का डेट क्या देता है? 26 जनवरी 1950। अगर वो 19 जुलाई के बाद आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पहले आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। पहले आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। बाद में आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन होगा। इतना फर्क रखा गया था कि बाद में आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों के पीछे शर्त ये थी, इन दोनों के पीछे शर्त ये थी कि उनके माता पिता में, दादा दादी में, नाना नानी में कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार भारत में पैदा हुआ हो। उसी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को भारत में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन हमने फिर कहा कि ये बड़ी विडंबनापूर्ण बात थी कि कई लोग तो बड़े उसमें होशियार भी थे, जो बैंक के लोन लेके भाग आए, लेकिन कई बच्चे, महिलाएं, वो कभी भी परिवार से मिल नहीं पाई, वो सब तितर बितर हो गए, क्योंकि जो ट्रेन वहां से आ रही थी, ट्रेन कुल मिला के थी ही नहीं। और जो पैदल कार आता था उस पर हमले होते थे। वो हमले का मतलब उसमें कोई सामान छीनने के लिए मारामारी मची हुई थी। हमले का मतलब केवल धर्म ही जाति उसका फर्क नहीं था, बल्कि आर्थिक विसंगतियां भी थी, लोगों का स्वभाव भी ऐसा था, बड़ा आक्रामक माहौल बन गया था। तो ऐसी परिस्थितियों का मूल समस्या आम लोगों के लिए ही आती है। यही भारतीय संविधान की नागरिकता का प्रावधान है। संविधान केवल इतनी बात करता है, बाकी संविधान ने किसको अधिकार दे दिया? संसद को। तो संसद ने क्या बनाया, आगे लिख लीजिए। हाँ बताइए। पाकिस्तान वापस आए थे। नहीं, जब 1935 का मतलब है, 1935 के भारत के नागरिक रहे हों, इसका मतलब है जब उनके डॉक्यूमेंट होंगे, तो भाई जहां भी नागरिकता आप देखते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट होते हैं, वहां कोई आवास होगा, कोई जमीन होगी। इसी से तो देखिए नागरिकता कैसे, आप राशन कार्ड आप देंगे। आज के डेट में नागरिकता प्रमाणित करने के सारे यही तरीके तो है कि मान लीजिए आज तो आधार कार्ड है, कि उसमें आधार कार्ड नहीं था तो राशन कार्ड लिया जाता है, जमीन के कागजात लिए जाते हैं, घर का दस्तावेज लिया जाता है। इस आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आपका निवास कहाँ था।
निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान तो भारत का ही पार्ट था, लेकिन एक सीमा तो बन गई ना, जिसका अब मान लीजिए कहीं भी जो पाकिस्तान से आ रहा है तो कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार वो भारत के नागरिक होने चाहिए। इसका मतलब म्यांमार के नहीं होने चाहिए। अब चूंकि भारत पाकिस्तान एक ही था तो उस समय तो फिर वो केवल भौगोलिक विभाजन था। लाहौर वाले व्यक्ति को भी हम नागरिकता दे रहे थे, जो लाहौर का आदमी था तो उसको भी नागरिकता दे रहे थे, क्योंकि पहले सब भारत के थे। लाडवाणी तभी तो है, लाहौर वाले को भी हम भारतीय नागरिकता दे रहे थे, तभी तो है वो। अब संसदीय विधि, हेडिंग चेंज कर लीजिए। ये फैक्ट है, विश्लेषण जहां वो लिखवा देंगे। अगला फैक्ट है, ये संविधान की बात हमने देख लिया। अगला फैक्ट है, संसदीय हेडिंग है संसदीय विधि के अनुसार नागरिकता। संसदीय विधि 1955, संसदीय विधि 1955 के अनुसार नागरिकता 1955। अब संसदीय विधि 1955 के हिसाब से नागरिकता देखा जाए तो इसका पहले व्यवहारिक देखिए, फिर तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पार्लियामेंट्री एक्ट है 1955 उसमें नागरिकता की बात आप देख लेंगे। इसकी एक व्यवहारिक बात आप करिए। इसका मतलब है कि हम आप नागरिक हैं तो संसदीय अधिनियम 1955 से, तो इसी संसदीय अधिनियम के बाद आप देखेंगे कि सीए समझ में आ जाएगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी क्या संशोधन है, लागू होने पर विवाद क्या है। लेकिन जरा सोच के देखिए, सोनिया गांधी को नागरिकता इसी अधिनियम से मिला, तो सवाल अगर हमें देख रहे हैं तो हम ये जरा देखें कि सोनिया गांधी को नागरिकता कैसे मिला। आपको याद है पाकिस्तान के एक गायक हैं अदनान सामी, उनको उन्होंने फिलहाल किसी नागरिकता ले ली है, भारत की। तो स्वाभाविक रूप में उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिली? अगर 1935 के भारत संसदीय विधि 1955 से नागरिकता मिली तो सवाल है सोनिया गांधी की नागरिकता क्या तरीके थे, अदनान सामी को नागरिकता कैसे मिली, हमें आपको नागरिकता कैसे मिली? अदनान सामी का मतलब है कोई विदेशी, कोई विदेशी को ऐसी नागरिकता देंगे। सोनिया गांधी का मतलब ऐसी महिला जिसका भारतीय पुरुष के साथ विवाह हुआ हो, उसे हम कैसे नागरिकता देंगे? और मान लीजिए 1975 में सिक्किम का पूरा विलय ही कर लिया, तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता कैसे देंगे? यही तो मुद्दा आएगा। इसमें पहले व्यवहार देख लेते हैं, विधि अपने आप समझ में आ जाएगी। हर जगह हम पहले एप्लीकेशन पर आते हैं और हमारे एग्जाम में एप्लीकेशन का बड़ा महत्व होता है, तो पहले हम आर्टिकल देखने का प्रयास नहीं करते। आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो ऐसे टेक्निकल है कि आप उसमें उलझ जाएंगे। एक बार आप प्रावधान देख के फिर आर्टिकल देखिए तो हो सकता है वो आप समझ भी जाए। यही मामला फंसा हुआ है कि आखिर में सिक्किम का पूरा हमने विलय कर लिया तो हम उसको नागरिकता कैसे दें? अब सवाल है कि कोई व्यक्ति आम आदमी, हम आप आम व्यक्ति को जो भारत में पैदा हुआ उसको हम नागरिकता कैसे दें? यही हमारा संसदीय अधिनियम 1955 विचार करता है, बात करता है कि उसमें नागरिकता कैसे दी जाए। तो आप बताइए फिर आपको नागरिकता कैसे मिली, सोनिया गांधी को कैसे मिली, सोनिया गांधी को कैसे मिली, और अदनान सामी को कैसे मिली? देखिए, जब हम संसदीय अधिनियम 1955 की बात करते हैं तो उसमें जो नागरिकता के लेने के तरीके हैं उसमें है नेचुरलाइजेशन, यानी नेचुरलाइजेशन का मतलब है देशीकरण, उसमें है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, उसमें है किसी भूभाग को मिला लेना, उसमें किसी भूभाग को मिला लेना। लेकिन ये तरीके हम बात करेंगे तो बाकी कल, तो कल सभी को आना है।